दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में विस्तृत अध्ययन किए थे। इसके अलावा उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत की जो पर्वत चोटियां थी उनके बारे में भी हम लोग विशेष रूप से देखे थे। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझने से पहले अगर आप लोग ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिएगा, तब ये टॉपिक जो है आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो इसमें आप लोग देखेंगे दो शब्द जुड़ा हुआ है, एक प्रायद्वीपीय और दूसरा पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो। अब तक आप लोग अगर मेरी क्लास किए होंगे तो इस मानचित्र से परिचित हो गए होंगे। यहाँ पर हम लोग देखे थे उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है और इधर पाकिस्तान है। नीचे हम लोग देखे थे यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है, अरेबियन सी। तो हम लोग देखे थे कि ये जो देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला पूरा जो भाग है ये क्या है, जल से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, तीन साइड से। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, ये वाला भाग जो है। तो इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से किसका अध्ययन करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। अगर आप लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, ये पूरे एरिया को। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से भूगोल में इसकी क्या करेंगे, प्रायद्वीपीय पर्वत का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा प्रायद्वीप के पठार का अध्ययन करेंगे, प्रायद्वीप के मैदान का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा प्रायद्वीप के नदियों का भी अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं हम लोग, आप लोग देखे होंगे पर्वत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोगों को किसके बारे में डिस्कस करना है, पठार के बारे में। तो जब मैं पर्वत के बारे में डिस्कस कर रहा था तो मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो हम लोगों का क्या है, वेस्टर्न घाट, और इधर क्या है, ईस्टर्न घाट। मैं आप लोगों को बताया था लगभग यहाँ से देखिए, गुजरात से लेकर यहाँ तक कन्याकुमारी तक एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार था। इसको क्या कहा जाता था, वेस्टर्न घाट कहा जाता था। ये जो पर्वत श्रृंखला का विस्तार है इसको किस नाम से जाना जाता था, वेस्टर्न घाट से नाम से जाना जाता था। इसके अलावा ये जो अरब सागर और वेस्टर्न घाट के बीच में आप लोग देखेंगे, आगे क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक सकरी पट्टी के रूप में मैदान का विकास हुआ है। इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। तो हम लोग देखे थे इसी तरह पूर्व की तरफ देखेंगे आप लोग, ईस्टर्न की तरफ। तो नीलगिरी आप लोग देखे होंगे, मैं पिछली क्लास में बताया था कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां पर मिलते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, नीलगिरी के नाम से। ये नीलगिरी है। तो आप लोग देखे होंगे कि ये जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट नीलगिरी के पास मिलते थे, और ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच भी देखिए एक सकरी पट्टी का निर्माण हो रहा है। इसको मैं ग्रीन से दर्शा दे रहा हूं। इसको किस नाम से जाना जाता है, ईस्टर्न घाट के मैदान के नाम से जाना जाता है, पूर्वी घाट का मैदान। तो हम लोग देखे थे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये दोनों आपस में मिल रहे थे। इनको हम लोग माउंटेन के अंतर्गत देखे थे। इसके अलावा आप लोग एक चीज और देखे होंगे कि यहाँ पर मैं एक और पर्वत श्रृंखला आप लोगों को बताया था। बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला थी, यहाँ पर ये कौन सी पर्वत श्रृंखला थी, अरावली। किसके बारे में हम लोग देखे थे, अरावली के बारे में देखे थे। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला थी, अरावली, जिसका विस्तार कहाँ से, गुजरात से दिल्ली तक मैं आप लोगों को बताया था। तो हम लोग देखेंगे ये जो एरिया है पूरा, इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये तो हम लोगों का प्रायद्वीप का कॉन्सेप्ट हो गया। अब समझ लेते हैं पठार क्या होते हैं। अक्सर आप लोग ये शब्द सुनते होंगे। तो
तो आइए हम लोग पहले पठार और पर्वत इन दोनों को समझ लेते हैं कि पठार क्या होते हैं या पर्वत क्या होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, अपलैंड होते हैं, ऊंचे स्थान होते हैं। क्या होते हैं, ऊंचे स्थान। तो पठार क्या होगा, ऐसा ऊंचा स्थान जिसका शीर्ष क्या हो, समतल हो, जिसका शीर्ष क्या हो, समतल हो। ये वाला देखिए, समतल हो या किस तरह हो, टेबल की तरह हो। तो पठार वैसी स्थलाकृति को कहा जाता है जो क्या हो, कम से कम एक अनुमान माना जाता है। देखिए ऊंचाई के अनुसार तो माना ही गया है, लेकिन ऊंचाई के अनुसार ऊंचाई वाली डेफिनेशन जो है अब मान्य नहीं है। वैसे माना जाता था कि 300 से 1000 मीटर तक ऊंची स्थलाकृति जिसका शीर्ष जो है समतल है उसको हम लोग पठार बोलते थे। लेकिन जब तिब्बत प्लेटू या पामीर प्लेटू को हम लोग लेते हैं तो वो डेफिनेशन गलत हो जाती है। तो पठार के बारे में आप लोग यही कॉन्सेप्ट रखिएगा कि ये ऊंची स्थलाकृति होती है जिसका शीर्ष क्या होता है, समतल होता है, टेबल की तरह होता है। पर्वत, अब पर्वत क्या होते हैं, ये भी क्या होती है, ऊंची स्थलाकृति ही होती है, लेकिन इसका जो शीर्ष होता है वो कैसा होता है, आप लोगों को पता होगा, देखे होंगे, नुकीला। देखिए नुकीला है ना, या पिरामिड की तरह। इसका शीर्ष कैसे होता है, पिरामिड की तरह। जो पर्वत का शीर्ष होता है वो कैसा होता है, वैसी ऊंची स्थलाकृति जिसका शीर्ष नुकीला या पिरामिड की तरह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। अगर इसकी हाइट देखा जाए तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1000 मीटर तक। ऐसी स्थलाकृति जो 1000 मीटर से अधिक ऊंची हो और उसका शीर्ष क्या हो, पिरामिड की तरह या नुकीला हो, उसको हम लोग पर्वत कहते हैं। और यही हाइट जब 1000 से कम हो जाती है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हिल बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। किसी किसी बुक में आप लोग देखेंगे 600 मीटर भी माना गया है कि ऐसी स्थलाकृति जो 600 मीटर ऊंची हो, 600 मीटर क्या हो, ऊंची हो, और उसका शीर्ष क्या हो, पिरामिड की तरह या नुकीला हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। और जो 1000 से अधिक ऊंची हो और शीर्ष नुकीला हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। आप इसके चित्र को भी देख कर समझ सकते हैं। इसका आधार क्या होगा, चौड़ा होगा, और ये जो ढाल होगा क्या होगा, तीव्र होगा। इसका ढाल जो होगा तीव्र होगा। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद बना सकते हैं कि ऐसी स्थलाकृति जिसका आधार क्या हो, चौड़ा हो, स्लोप जो हो तीव्र हो, और शीर्ष जो हो नुकीला हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। और पठार ऐसी स्थलाकृति जिसका ढाल तीव्र हो और शीर्ष जो हो समतल या टेबल की तरह हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। पठारों को टेबल लैंड भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इनका महत्व क्या है या इनसे हमें फायदे क्या होते हैं, लाभ क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि जो पठार होते हैं क्या होते हैं, मुख्यतः खनिजों के भंडार होते हैं। किसके भंडार होते हैं, खनिजों के भंडार होते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग, क्या पठार का पीक होगी, जैसे हम लोग देखे कि जो माउंटेन या हिल्स है इसकी तो पीक है, ये पीक हुई कि नहीं हुई, इसकी पीक है। क्या पठार की पीक होगी, चोटी होगी, पठार की चोटी नहीं होगी। देखिए इसमें चोटी दिख रही है, तो पठार की चोटी नहीं होती है। तो हम लोग देखें कि जो पठार होता है वो क्या होता है, खनिजों के भंडार होते हैं। पर्वत से हमें क्या लाभ होता है, आप लोग हिमालय पढ़े हैं तो देखे ही होंगे कि ये क्या होते हैं, जलवायु में सहायक होते हैं। मानसून को रोक कर क्या करते हैं, वर्षा कराते हैं। इसके अलावा नदियों के स्रोत होते हैं, इन पे बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं और उन्हीं से क्या होती है, नदियां निकलती हैं और मैदानी भाग में आकर क्या करती हैं, उपजाऊ भूमि प्रदान करती हैं, जिससे अच्छी फसल उत्पन्न होती है। इसको हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं। ये देखिए आप लोग, ये क्या है, समुद्र तल है, यहाँ पे समुद्र है, जल है,
तो किसी भी स्थान की ऊंचाई जो है आप लोग जानते होंगे कि समुद्र तल से मापी जाती है। भारत में कहां से मापी जाती है? चेन्नई से। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में समुद्र तल की ऊंचाई कहां से मापी जाती है? चेन्नई से। इससे पहले कहां से मापी जाती थी? मुंबई से। लेकिन अब कहां से मापी जाती है? चेन्नई से। तो एक डेफिनेशन ये भी देखने को मिलती है हम लोगों को कि समुद्र तल से 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्थान जो समतल हो उसको क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। और 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्थान को क्या कहा जाता है? पठार, जिनका शीर्ष कैसा हो? समतल हो। और 600 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई, 600 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई के स्थान जिनका शीर्ष कैसा हो? नुकीला हो या पिरामिड की तरह हो, उसको क्या कहा जाता है? पहाड़ी कहा जाता है। और 1000 से मीटर से अधिक ऊंचे स्थान जिनका शीर्ष नुकीला या पिरामिड की तरह हो, उनको क्या कहा जाता है? पर्वत। उसको क्या कहा जाता है? पर्वत। तो इस ऊंचाई के डेफिनेशन के आधार पर भी आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा पर्वतों में एक चीज में और आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, श्रेणी और चोटी में अक्सर लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप लोग कोई एक पर्वत है, उसके बाद कोई एक ये पर्वत है, कोई एक ये पर्वत है, तो ये जो पर्वत का ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसको क्या बोला जाता है? चोटी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चोटी बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्थान होता है जिससे आवागमन होता है, इसको क्या बोला जाता है? घाटी बोला जाता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? घाटी हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? चोटी हो जाएगी ये भी। इसके अलावा अगर इस पूरे को मिला दिया जाए, इस पूरी श्रृंखला को मिला दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रेंज या श्रेणी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। तो श्रेणी की डेफिनेशन आप लोग क्या देंगे? एक समांतर पर्वतों का क्या है? तो रेंज क्या होगी? समान आयु की पहाड़ियों का समूह। समान आयु की पहाड़ियों का समूह। इन तीनों को अगर मिला दिया जाएगा, मतलब इनका निर्माण एक ही साथ हुआ है, तो इन तीनों का समूह होगा जो क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी, श्रेणी कहलाएगी। और इनका जो ऊपरी वाला भाग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? चोटी कहेंगे। और दो पर्वतों के बीच वाला जो एरिया होगा इसको घाटी कहेंगे। इसके अलावा एक शब्द और सुनते होंगे आप लोग, माउंटेन चेन, पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जैसे बताया था कि यहाँ पर क्या था? शिवालिक हिमालय, फिर क्या था? मिडिल हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय। तो ये क्या है? एक दूसरे के समांतर फैली हुई है। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटेन चेन कहते हैं। चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार पे। तो अब तक आप लोगों को पठार और माउंटेन क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं मैप में कि जो भारत में प्लेटूज हैं वो कहाँ कहाँ पर और कैसे विस्तृत हैं। अब इस मैप पे आप लोग ध्यान दीजिए, अगर अपने पास भी रखें तो उसको भी खोल लीजिए और उस पर भी ध्यान दीजिएगा। मैं जो जो बता रहा हूं उसको अपने मैप में भी देखिएगा और साथ साथ इसमें भी देखिए और उसके बाद मैप में देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बताया था आप लोगों को एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी थी? अरावली। इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पर भी एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? कमेंट करके बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्य पर्वत। यहाँ पर इस तरह किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार था? विंध्य। मैं हल्का सा लिख दे रहा हूं, विंध्य। तो आप लोग देखेंगे इस अरावली और विंध्य के बीच कई पठार स्थित हैं। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कौन सा पठार है? यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ये कौन सा पठार है?
मेवाड़ का। कौन सा पठार है? मेवाड़ का। ये कौन सा पठार है? मेवाड़ का। ये कौन सा पठार हो गया? मेवाड़ का। अब मेवाड़ के बगल में आप लोग देखेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण पठार है। कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ऐसे देखिएगा, यहाँ पे कौन सा है? मालवा। कौन सा है? मालवा। यहाँ पे कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। मालवा के पठार के जस्ट बगल में नीचे देखिए आप लोग मैप में एक पठार है, यहाँ पर इस तरह। ये कौन सा है? बुंदेलखंड। ये कौन सा है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार है। और बुंदेलखंड के बगल में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक पठार है। ये कौन सा है? बघेलखंड का है। बघेलखंड। अब देखिए, अरावली और विंध्य के बीच ये क्या है? विस्तृत है। कौन कौन से? मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। इनसे कई एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देगा कि अरावली और विंध्य के बीच कौन सा पठार स्थित है, तो मेवाड़ का भी है, मालवा का भी है। या पूछ देगा कि जो मालवा का पठार है वो किन दो पठारों के बीच में है, मेवाड़ और बुंदेलखंड के बीच स्थित है। या बुंदेलखंड किन दो पठारों के बीच है, बघेलखंड और मालवा के बीच है। या मालवा का पठार किन दो पर्वतों के बीच है, विंध्य और अरावली के बीच है। इन तीनों को मिलाकर हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि नाम दिया गया है। इन सबको अगर मिला देंगे आप लोग तो इनको क्या कहा जाता है? सेंट्रल अपलैंड कहा जाता है। ये केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। इनको अलग से भी हम लोग देखेंगे विशेष रूप से। अब आइए हम लोग देखते हैं नीचे। तो आप लोग देखेंगे विंध्य के नीचे एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यहाँ पे सतपुड़ा। एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सतपुड़ा है। और इन के बीच एक नदी है, आप लोग देखे होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा। पिछले क्लास में मैं बताया था आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं कि सतपुड़ा के नीचे भी एक पठार है। कौन सा है? यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ऐसे विस्तृत है इस तरह। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अब इसके अलावा इसके दक्कन ट्रैप के नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कौन सा पठार है? कर्नाटक का पठार। कौन सा पठार है? कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार के बगल में आप लोग देखेंगे यहाँ पर ऐसे कौन सा पठार है? आंध्र प्रदेश। इसको मैं एपी लिख देता हूं। आंध्र प्रदेश का पठार है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। यहाँ पर भी एक पठार हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? दंडकारण्य बोलते हैं। दंडकारण्य। इसके अलावा इसके ऊपर आप लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण पठार है यहाँ पर, ये वाला। ये कौन सा पठार है? छोटा नागपुर पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर पठार। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग जानते होंगे मेघालय है। मेघालय में भी एक पठार है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? शिलांग। इतने ही पठारों को आप लोगों को क्या करना है? अध्ययन करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से 3 पठारों को देखेंगे, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार। सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हम लोग किसको किसको देखेंगे? मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। इसके अलावा पूर्वी पठार के अंतर्गत हम लोग दंडकारण्य,
छोटा नागपुर पठार और सिलान के पठार को देखेंगे। अब आइए एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग मेवाड़ का पठार। यहाँ पर है, देखिए ये जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला एरिया है, ये पूरा किसका है? तो देखिए मेवाड़ के पठार का लोकेशन अगर आप लोग देखेंगे तो किसके किसके बीच में था? विंध्य और अरावली के बीच में था। इसके अलावा आप लोग देखेंगे, अगर राज्य देखेंगे तो राज्य आप लोग अनुमान लगाइए, इधर कौन सा राज्य है? राजस्थान। और इधर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तो मुख्य रूप से किन राज्यों में विस्तृत होगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और इसके उत्तर पश्चिम में क्या है? ये देखिए अरावली पर्वत है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है मुख्य रूप से क्या है? इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत का विस्तार है और यह अरावली और विंध्य के बीच स्थित है। और यहाँ पर एक रिवर बहती है, बहुत फेमस रिवर है, बनास रिवर। कौन सी रिवर है? बनास। तो हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से बनास नदी का क्या है? क्षेत्र है। तो इसके लोकेशन में आप लोग क्या लिखेंगे? कहां पर है? शॉर्टकट में लिख लीजिए, राजस्थान प्लस एमपी। रिवर, किस रिवर का क्षेत्र है? बनास, बनास नदी। और किनके बीच में है? किनके बीच में? देखिए यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अरावली और मालवा के पठार के बीच में भी लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप लोग इसको विंध्य, अगर पर्वत दे के पूछेगा, अगर ऑप्शन ए दे अरावली और विंध्य तो ये भी हम लोग सही लगाएंगे, और मालवा और अरावली देगा तो ये भी सही है। तो इसको मुख्य रूप से आप लोग क्या लिखेंगे? अरावली और किसके बीच है? मालवा के पठार के बीच है। क्या है? मेवाड़ का पठार। अब दूसरा हम लोग देखते हैं मालवा का पठार। दूसरा मालवा का पठार, इसका लोकेशन बताइए आप लोग कहाँ होगा? ये कौन सा एरिया है? मध्य प्रदेश और इधर उत्तर प्रदेश। मुख्य रूप से कहां पर है? एमपी प्लस यूपी में। यूपी का कौन सा एरिया? बुंदेलखंड वाला एरिया आ जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। किसके किसके बीच में है? तो मेवाड़ और बुंदेलखंड के बीच में है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मेवाड़ के पठार और बुंदेलखंड के, और बुंदेलखंड के पठार के बीच में कौन सा? मालवा का पठार। अच्छा, यहाँ पे रॉक कैसी पाई जाएगी? चट्टान। यहाँ पे कैसी चट्टान पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टान। यहाँ पे चट्टान कैसी है? इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी चट्टान पाई जाएगी? बेसाल्ट चट्टान। देखिए जब हम लोग पढ़े थे कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत क्या था? अफ्रीका महाद्वीप के पास था। वहां से क्या है? खिसक कर वर्तमान स्थिति में आया है। तो जब वहां पर था तो वहीं पर इस पे क्या हुई थी? ज्वालामुखी की घटना हुई थी। तो जब ज्वालामुखी की घटना हुई थी तो जहां पर देखिए काली मिट्टी पाई जाएगी या बेसाल्ट चट्टान पाई जाएगी, वहां पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कभी न कभी यहाँ पर क्या हुई थी? ज्वालामुखीय घटना हुई थी। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो मालवा का पठार है, यहाँ पर कैसी चट्टान पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। तो इससे आप लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कैसी मिट्टी होगी? काली मिट्टी होगी, ब्लैक सॉइल। इसके बारे में मैं और डिटेल से आप लोगों को दूसरी क्लास में समझा दूंगा, है ना। आज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। आप लोग भी कहते हैं कि सर लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं। देखिए मैं सोचता हूँ कि किसी एक टॉपिक को उठाऊं तो उसको पूरा क्लियर कर दूं, उसको पार्ट पार्ट में न करूं, क्योंकि मेन मोटिव आप लोगों का क्या है? सीखना। तो जब सीखिए तो थोड़ा समय देके अच्छे से सीखिए, अस्थिर होकर वीडियो को देखिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं नदी। तो
इस पठार पर कौन सी नदी मुख्य रूप से बहती है? चंबल नदी। किस रिवर का ये एरिया है? चंबल नदी का। आप लोग जानते होंगे, मैं पिछले क्लास में बताया भी था। चंबल रिवर कहाँ से निकलती है? जानपाव हिल्स से निकलती है, जानपाव पहाड़ी से निकलती है ना। जानपाव पहाड़ी किसका भाग है? आप लोग कमेंट कर बताइएगा। पर्वत वाले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था। अच्छा, ये किस लिए फेमस है चंबल रिवर? आप लोग जानते होंगे चंबल रिवर जो है किस लिए फेमस है? सॉइल इरोजन के लिए। तो आप लोग देखेंगे जो चंबल नदी है ये पठार से, जब मालवा के पठार से नीचे उतरती है तो ये क्या करती है, वहां की मिट्टी को बहुत तेजी से काट देती है, जिसके कारण वहां पे एक इरोजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं गली इरोजन, गली अपर्दन। गली अपर्दन आप लोग देखेंगे जब जल प्रवाहित होता है तो एक नाली की तरह बनाकर क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है आकृति, तो उसी को क्या कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं। तो इसके कारण वहां पे किसका निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? बीहड़ का, बैडलैंड का। किसका निर्माण करती है? बीहड़ का। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बीहड़ के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो कौन सी नदी जानी जाती है? चंबल नदी। इसके अलावा यहाँ पे और क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल। ये किस लिए और प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए। इस नदी में घड़ियाल बहुत अधिक पाए जाते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आप लोगों से पूछ दे कि अगर आप लोगों का घड़ियाल देखने का मन किया तो किस नदी के पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? चंबल नदी के पास जाएंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं तीसरा, बुंदेलखंड का पठार। तो यहाँ पर फिर मैप में आइए आप लोग, बुंदेलखंड कहाँ पर है? ये देखिए मालवा और बघेलखंड के क्या है, बीच में है। अच्छा, कौन सा राज्य आएगा? तो राज्य कौन सा आ जाएगा? मतलब इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ पर है? और उत्तर प्रदेश में। एमपी के देखिए 4 जिलों में है और यूपी के 5 जिलों में है। तो अगर इस तरह भी पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है? यूपी प्लस एमपी में है। तो यूपी और एमपी में है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे चट्टान कैसी पाई जाएगी? रॉक्स। यहाँ की चट्टान कैसी है? ग्रेनाइट की बनी है। किसकी बनी है? ग्रेनाइट और नीस की। किसकी बनी है? ग्रेनाइट और नीस की। अच्छा, जब चट्टान ग्रेनाइट की होती है तो यहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाएगी? रेड सॉइल, लाल मिट्टी। देखिए जहाँ पे बेसाल्ट चट्टान पाई जाएगी वहां पे ब्लैक सॉइल होगी, और जहाँ पे ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है वहां की सॉइल कैसी होती है? रेड सॉइल होती है। इसके अलावा अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये हम लोगों का हो गया किसका पठार? बुंदेलखंड का पठार। तो इसके उत्तर में कौन सी रिवर है? यमुना रिवर है। इसके पूर्व में बघेलखंड का पठार है। ये देखिए किसका पठार है? बघेलखंड का पठार है। इसके दक्षिण में क्या है? विंध्य पर्वत है। और इसके पश्चिम में क्या है? चंबल रिवर है, चंबल नदी है। चंबल नदी के अलावा आप लोग किसको बता सकते हैं? मालवा प्लेटू को भी बता सकते हैं। तो हम लोग इसका लोकेशन मुख्य रूप से यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी मुख्य रूप से अगर आप लोग देखेंगे नदी, तो नदी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी हो जाएगी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं चौथा कौन सा है? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का लोकेशन देखिए है। तो ये किस राज्य में आ जाएगा? ये मुख्य रूप से किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। ये मुख्य रूप से किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर कौन सी रिवर है? किस रिवर का ये बेसिन है? तो यहाँ पे कौन सी रिवर है? महानदी और सोन। आप लोगों को मैं दोनों पढ़ाया भी था, बताया भी था कि दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं। आप लोग जानते होंगे सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से।
अमरकंटक से निकल कर क्या होती है, गंगा रिवर में जाकर मिल जाती है। तो किससे, बघेलखंड के पठार से ही प्रवाहित होते हुए क्या करती है, गंगा में जाकर मिल जाती है। इसके पूर्व में क्या है, लोकेशन में अगर पूछ दे बघेलखंड के पूर्व में कौन सा पठार है, तो बुंदेलखंड का पठार है। तो इसको भी याद रखिएगा, इसके पूर्व में क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। ये हम लोगों का क्या हो गया, केंद्रीय पठार हो गया। तो केंद्रीय पठार के अंतर्गत हम लोग मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड को देखे हैं। अब आइए हम लोग दक्कन के पठार को देख लेते हैं। अब भाई हम लोग देखते हैं दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए भारत का सबसे बड़ा पठार, तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार है। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार। इसको हम लोग 3 रूपों में देखेंगे। पहला दक्कन ट्रैप, दूसरा कर्नाटक पठार, तीसरा आंध्र प्रदेश पठार, आंध्रा पठार। मैप में भी आप लोग देखे होंगे दक्कन ट्रैप, कर्नाटक प्लेटूस और आंध्र प्लेटूस। तो इसको हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर देखते हैं। तो इसमें जो पहला है कौन सा है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। अच्छा, इसे ट्रैप क्यों कहा जाता है, तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं पठारों की उत्पत्ति कई तरह से होती है। एक तो विवर्तनिक क्रिया से होती है। पहला कैसे होती है, विवर्तनिक क्रिया से, विवर्तनिकी से होती है। विवर्तनिकी में क्या होता है, आप लोगों को मैं बताया था कि 2 प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे से आके टकराती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है और यहाँ पर क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। और ये जो प्लेट है नीचे जाके क्या होती है, पिघलती है। और जब पिघलती है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है स्टेनोस्फीयर में जाके। जब स्टेनोस्फीयर में जाके मैग्मा बन जाता है तो ये मैग्मा क्या करता है, बाहर आने के लिए फोर्स लगाता है। जब बाहर आने के लिए फोर्स लगाता है और अगर उसको तोड़ नहीं पाता है तो यहाँ पे क्या होता है, पठारों का निर्माण हो जाता है इस तरह। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, मैग्मा के बाहर आने के लिए फोर्स लगाता है, इधर भी फोर्स लगाएगा तो यहाँ का भाग जो है टेबल की तरह क्या होता है, ऊंचा उठ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पठार का निर्माण होता है। यहाँ पर भी पठार का निर्माण होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा हो गया, तिब्बत प्लेटूस, और इधर पामीर, और यहाँ हिमालय। यहाँ पे हिमालय को देख सकते हैं आप लोग। प्रायद्वीपीय जो प्लेट थी, प्रायद्वीपीय भारत या इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से जाके टकराई थी, इंडियन प्लेट नीचे चली गई थी। तो आप लोग देखेंगे इसी क्रम में क्या हुआ, हिमालय, तिब्बत और पामीर का निर्माण हुआ। दूसरा जो मुख्य प्रकार है वो क्या है, ज्वालामुखी प्रकार है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो उत्पन्न होते हैं पठार या बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पठार कहते हैं। तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। तो जो ज्वालामुखी पठार है, ज्वालामुखी पठार का निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण जाहिर सी बात है कैसे होगा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होगा। और ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि स्टेनोस्फीयर में सभी चीजें क्या होती हैं, पिघल जाती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, मैग्मा। यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, मैग्मा। और संवहन के कारण मैग्मा क्या होता है, बाहर आने की कोशिश करता है। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यहाँ से विस्फोट होगा, और जब विस्फोट होगा तो मैग्मा क्या होगा, बाहर आएगा। जब मैग्मा बाहर आएगा तो इस तरह आने लगेगा, इस तरह, यहाँ किनारे पर भी इस तरह आएगा, इधर भी इस तरह आएगा। तो हम लोग देखते हैं जो मैग्मा बाहर आने लगता है और मैग्मा बाहर आकर क्या होगा, जमेगा, ठंडा होगा और ठंडा होकर जमेगा। तो इस प्रकार उसमें कई लेयर का निर्माण होगा।
मान लीजिए पहली लेयर ए हो गई, पहली बार विस्फोट हुआ और एक लेयर बन गई, इधर भी एक लेयर बन गई। फिर जब दूसरी बार विस्फोट हुआ, तो फिर एक लेयर बन जाएगी, पुनः एक लेयर का निर्माण होगा, इधर भी लेयर का निर्माण होगा। पुनः अगर तीसरी बार विस्फोट होता है तो पुनः एक लेयर का निर्माण हो जाएगा, तो इस तरह जब ये ठंडा होगा तो यहाँ पे क्या होता है, इसका शीर्ष समतल हो जाता है और पठार का निर्माण होता है। अगर ये नुकीला हो जाता है तो हम लोग उसको ज्वालामुखी पर्वत बोल देते हैं, अगर समतल हो जाता है तो इसको हम लोग ज्वालामुखी पठार बोलते हैं। तो जब इसमें सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाएगी तो उसी को क्या बोला जाएगा, ट्रैप। जिस पठार में सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर का विकास होगा उसी को क्या कहा जाता है, ट्रैप कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऐसी संरचना देखने को मिलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दक्कन ट्रैप बोला जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग दक्कन ट्रैप को देखते हैं कि दक्कन ट्रैप में क्या है। तो हम लोग देखते हैं दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप में सबसे पहले देखते हैं निर्माण। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी क्रिया से। किससे हुआ, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ। जब ज्वालामुखी क्रिया से हुआ तो यहाँ पे चट्टान कैसी पाई जाएगी, बेसाल्ट। जब यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान पाई जाएगी तो यहाँ की मिट्टी कैसी होगी, ब्लैक, काली। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये जो है, ये वाला एरिया, यहाँ पे आप लोग कुछ पर्वत भी पढ़े थे। यहाँ पे कौन कौन से पर्वत थे, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये सब क्या है, इसी दक्कन ट्रैप के ही हिस्से हैं। तो ये तो मुख्य रूप से क्या था, दक्कन ट्रैप। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कर्नाटक प्लेटूस। देखिए अगला कौन सा है, कर्नाटक प्लेटूस। तो कर्नाटक प्लेटूस देखिए, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा किसका है, कर्नाटक प्लेटूस का है। तो यहाँ पे ये जो पश्चिमी घाट है, आप लोग देखे थे, मैं बताया था। तो ये जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ कर्नाटक प्लेटूस का हिस्सा है, इसको क्या बोला जाता है, इसको मलनाद बोला जाता है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये जो कर्नाटक पठार का पश्चिमी घाट से लगा भाग किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, मलनाद के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। राज्य देखिए, लोकेशन आप लोग अब बता देंगे मेरे ख्याल से। राज्य कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक। नाम से भी क्लियर है कि कर्नाटक में ही होगा। इसके अलावा मैं पर्वत में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे बाबा बुदन और क्या है, कुंद्रेमुख यहीं पर है। बाबा बुदन किस लिए प्रसिद्ध था, काफी के लिए, कुंद्रेमुख लवयस के लिए, और उसका निर्यात कहाँ किया जाता है, जापान में किया जाता है। और ये मुख्य रूप से कैसा क्षेत्र है, एक ऊंचा क्षेत्र, हाईलैंड है। ये भी नोट कर लीजिएगा, कैसा क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र, हाईलैंड है। अब आइए अगला हम लोग देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश पठार, ये वाला जो है आंध्र प्रदेश का पठार, इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, आंध्रा और तेलंगाना में, आंध्रा प्लस तेलंगाना में। इसका विस्तार कहाँ पे होगा, आंध्रा और तेलंगाना में। इसके उत्तर में क्या है, ये मान लीजिए आंध्रा प्लेटू है, तो इसके उत्तर में क्या है, तेलंगाना प्लेटू है, तेलंगाना पठार है इसके उत्तर में। और दक्षिण में क्या है, रायलसीमा पठार है। इसके साउथ में क्या है, रायलसीमा पठार है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे एक कृष्णा नदी वाला क्षेत्र है, कृष्णा नदी का बेसिन है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, कृष्णा नदी। ये भी लिख लीजिएगा आप लोग,
यहाँ पे कौन सी नदी है मुख्य नदी? कृष्णा नदी। और आप लोग जानते होंगे यहाँ का जो बेसिन है काफी उपजाऊ है और ये मुख्य रूप से किसकी खेती के लिए जाना जाता है? धान की खेती के लिए। यहाँ पे मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है? धान की खेती की जाती है। ये तो हम लोगों को क्या हो गया? दक्कन के पठार हो गए। इसकी आकृति देखिए, अगर पूछ दी जाए बाई चांस तो त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। तो इसमें हम लोग किसको किसको देखे थे? दक्कन ट्रैप को, कर्नाटक प्लेटूस को और आंध्र प्लेटूस को। अब कौन से 3 बज गए? दंडकारण्य, छोटा नागपुर और शिलांग प्लेटू। आइए इनको भी देख लेते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अगला दंडकारण्य का पठार। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका लोकेशन आप लोग खुद निकाल सकते हैं। बताइए कहाँ कहाँ पर है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और कौन सा राज्य होगा? आंध्र प्रदेश। तो इसका विस्तार मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। सबसे अधिक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यहाँ पे देखिए मिनरल्स तो पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या है, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि एक गरीब क्षेत्र है। क्यों गरीब है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? खनन नहीं हो पाता है। यहाँ पे खनिज तो है लेकिन खनिजों का खनन नहीं हो पाता है, जिसके कारण यह क्या है? एक गरीब क्षेत्र है। अब आइए अगला हम लोग देख लेते हैं छोटा नागपुर का पठार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्लेटू कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, इसका और नाम क्या है? इसको भारत का पूर्वी पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का पूर्वी पठार। इसको भारत का पूर्वी पठार कहा जाता है। इसका लोकेशन निकालिए आप लोग। इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे हो जाएगा बताइए? बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में है। हम लोग छोटा नागपुर का जो पठार है इसको जो है 2 रूपों में देख सकते हैं हम लोग। मान लीजिए छोटा नागपुर प्लेटूज हो गया। जो छोटा नागपुर प्लेटू हो गया तो इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में जो है हजारीबाग, पलामू, इनके पठार है। और इसके साउथ में क्या है? आप लोग मैप में देखिएगा, क्लियर दिखेगा। इसके साउथ में क्या है? रांची का पठार है। और साउथ में क्या है? छत्तीसगढ़ बेसिन है। छत्तीसगढ़ बेसिन किसको कहते हैं? महानदी वाले एरिया को महानदी का बेसिन है। और इसके साउथ में क्या है? दंडकारण्य है। दंडकारण्य। तो आप लोग देखेंगे जो छोटा नागपुर प्लेटूज है इसके उत्तर में क्या है? हजारीबाग, पलामू के पठार है। साउथ में क्या है? रांची का पठार। उसके साउथ में छत्तीसगढ़ बेसिन है। और उसके साउथ में क्या है? दंडकारण्य है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक एरिया पाई जाती है पाट क्षेत्र। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। पाट क्षेत्र, पेटलैंड। पैटलैंड क्या होते हैं? तो पैटलैंड। तो ये क्या है? इसी पठार में जो ये पठार है एक पठारों का समूह है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? एक पठार, ये जो पठारों का ये समूह बन रहा है इसी पठार के ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं? पेटलैंड कहते हैं। ये क्या है? पठारों का समूह बना रहा है और यही जो इसके ऊंचे उठे भाग हैं इसी को क्या कहा जाता है? पेटलैंड कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पाट क्षेत्र किस पठार से संबंधित है? तो छोटा नागपुर प्लेटू से संबंधित है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसका चट्टानें कैसी हैं या इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। या यहाँ पे
तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एज के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कौन कौन सी, धारवाड़, कुड़प्पा और गोंडवाना। यहाँ पे तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं एज के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग देखेंगे कि चट्टानों में अवसादी, आग्नेय या क्या कहते हैं, ये चट्टानें जो पाई जाती हैं ये तो निर्माण के अनुसार हो गई कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। उसी तरह एज के, आयु के अनुसार चट्टानों को कुछ समूहों में बांटा गया है। कौन कौन सा, धारवाड़, कुड़प्पा और गोंडवाना। तो यहाँ पे तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ये जो 2 प्रकार की चट्टानें हैं इसमें क्या है, धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स भी कैसे हैं, दोनों प्रकार के, धातु और अधातु। यहाँ पे दोनों प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो गोंडवाना है इस सेल में क्या पाया जाता है, कोयला। तो इसीलिए भारत का इसको क्या कहते हैं, सबसे धनी पठार है। इसको क्या उपमा दी गई है, धनी पठार की उपमा, रिच। ये भारत का सबसे धनी पठार माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है, तो आप लोग देखेंगे जर्मनी में एक नदी है, एल्ब नदी। कौन सी नदी है, एल्ब नदी है। कहाँ पे, जर्मनी में। और उसी के एक ट्रिब्यूटरीज है। कौन सी नदी है उसकी ट्रिब्यूटरीज, एल्ब। एल्ब की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, रूर रिवर है। और इसी के बेसिन में जो है कोयला पाया जाता है। यहाँ पर इसी के बेसिन में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। किसका रूर कहा जाता है, भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारत का रूरल स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, या भारत का रूर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर प्लेटूस को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि दामोदर और महानदी, 2 नदियों का ये बेसिन है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे ज्यादातर जो कोयला पाया जाता है इन्हीं नदी घाटियों से ही निकाला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे रॉक्स कैसी पाई जाती है, चट्टान। यहाँ पे चट्टान कैसी पाई जाती है, बताइए आप लोग, ग्रेनाइट। कौन सी चट्टान पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। इतनी जानकारी किसके बारे में, छोटा नागपुर प्लेटूस के बारे में है। एक बार फिर से थोड़ा तेजी से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो जो छोटा नागपुर प्लेटूस था, आप लोग देखेंगे ये जो छोटा नागपुर प्लेटूस है इसका विस्तार किन किन राज्यों में है। तो इनका विस्तार जो है आप लोग देखे होंगे कि किन राज्यों में है, बताइए। तो हम लोग देखे थे इसका विस्तार छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में मुख्य रूप से है। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटूस के ऊपर कौन सा प्लेटूस था, हजारीबाग प्लेटूस। और हजारीबाग प्लेटूस के पास ही एक कोडरमा स्थित है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। कोडरमा जो विश्व की सबसे बड़ी क्या है, अभ्रक की मंडी है। ये जो हजारीबाग का पठार है छोटा नागपुर प्लेटूस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हजारीबाग प्लेटू हो गया, हजारीबाग। और यहीं पे क्या स्थित है, कोडरमा। कोडरमा क्या है, विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक की मंडी है। किसकी मंडी है, अभ्रक की मंडी है। इसके नीचे हम लोग किसका पठार देखे थे, रांची का पठार देखे थे। रांची के पठार के नीचे छत्तीसगढ़ बेसिन देखे थे। छत्तीसगढ़ बेसिन के नीचे हम लोग दंडकारण्य को देखे। इसके अलावा हम लोग देखे कि यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़, कुड़प्पा और गोंडवाना। यहाँ पे सभी प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे भारत का क्या कहा जाता है, रूरल स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप लोगों से अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि रूरल स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर प्लेटूस को कहा जाता है। इसके अलावा एक चीज आप लोग और देखे होंगे कि यहाँ पे क्या है, दामोदर और महानदियां का एरिया है। इसके अलावा इसके जो है अगर आप लोग देखेंगे इसके पूर्व में जो है यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां हैं, राजमहल। कौन सी पहाड़ी थी, राजमहल की पहाड़ियां हैं, जो मैं आप लोगों को माउंटेन्स वाले चैप्टर में अच्छे से बताया था।
इतनी जानकारी किसके बारे में है? छोटा नागपुर प्लेटूज के बारे में है। अब एक प्लेटूज हम लोगों का मुख्य रूप से और बच गया, शिलांग प्लेटूज। आइए इसको भी देख लेते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, आप लोगों को बोरिंग भी महसूस हो रहा होगा, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो थोड़ा सब्र रखिए, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी आप लोगों को। तो आइए छोटा नागपुर, तो हम लोग शिलांग प्लेटू को भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं शिलांग प्लेटू। तो शिलांग पठार को और किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम इसके क्या क्या हैं? इसको हम लोग किसका पठार कहते हैं? मेघालय का पठार भी कहते हैं, मेघालय प्लेटूज भी कहते हैं। इसके अलावा इसका और क्या नाम है? कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस प्लेटू को कार्बी एंगलोंग कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम क्या? उत्तर कचार पहाड़ी, उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है, उत्तर कचार हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मुख्य रूप से किसका भाग है? अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये पूर्वी पठार, पूर्वी पठार मतलब छोटा नागपुर प्लेटूज का ही क्या हुआ है? अलग हुआ भाग है, जो किसके द्वारा? मालदा गैप, यहाँ पे एक मालदा गैप का निर्माण हुआ है। तो जो मालदा गैप द्वारा किससे अलग हो गया है? छोटा नागपुर प्लेटूज से क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो इसमें आप लोग इसको देखेंगे कि ये क्या है? एक फॉल्ट द्वारा जो है, मालदा गैप द्वारा जो है छोटा नागपुर प्लेटूज से अधिक हो गया। तो ये मुख्य रूप से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। तो आप लोग इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये हम लोगों का क्या हो गया? प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। और बीच में क्या हो गया? मालदा गैप, मालदा गैप हो गया। और इधर क्या आ गया आपका? शिलांग प्लेटू, शिलांग पठार। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो शिलांग या मेघालय प्लेटूज है किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, जो मालदा गैप द्वारा क्या हो गया है? अलग हो गया है। किससे अलग हुआ है? यहाँ पे आप लोग देखेंगे राजमहल हिल्स भी है, तो इसी से क्या हुआ है? अलग हो गया है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो प्लेटूज है, इस प्लेटूज के, मान लीजिए प्लेटूज है, इस प्लेटूज के हिस्से उत्तर में 3 हिल्स स्थित है। हिल्स वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को बताया था, कौन कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी हिल्स है? गारो, खासी और जयंतिया। और ये वाला किसका हिस्सा है? शिलांग प्लेटू का हिस्सा है। तो हम लोग देखते हैं कि ये एक तरह से फनल शेप बनाता है। ये क्या हो गया? ये 3 पहाड़ियां हो गई इस तरह, और ये हो गया प्लेटू। ये ऐसे कीपनुमा आकृति बना लेता है। कैसा? कीपाकार आकृति बना लेता है, कीपाकार या फनल शेप। तो इधर से मानसून तो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के बीच क्या करते हैं? टकराते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है? विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे क्या होती है? विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। किसके कारण होती है? इसी फनल शेप के कारण। इसके अलावा आप लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो मिट्टी है, सॉयल, उसमें सिलिका की क्या है? मात्रा अधिक है। जब यहाँ पे उसके मिट्टी में या इस पठार पे सिलिका की मात्रा अधिक है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पे कोयले का खनन जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। यहाँ पे सिलिका की अधिक मात्रा के कारण कोयले का खनन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है? अवैध खनन होता है। अवैध खनन होता है, उसको क्या कहा जाता है? रैट होल माइनिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो अवैध खनन होता है उसको रैट होल माइनिंग कहा जाता है। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो गारो, खासी, जयंतिया, इनको याद रखिएगा। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी किस अन्य नामों से जाना जाता है? तो मेघालय, कार्बी एंगलोंग या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वीडियो काफी लंबी हो गई है, उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। देखिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसे, यही मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।